अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अभी गुज़िश्ता दिनों हमने सकूत ढाका या मशरकी पाकिस्तान के अफसोसनाक सानहा पर एक वीडियो की। वक्त की कमी की वजह से बहुत से हकायक उसमें रह गए। उसमें मेरा फोकस ज्यादातर लिसानी तनाज़ा था। मैं समझता हूं कि हकायक को कुछ मजीद करीब से जानने के लिए जरूरी है कि मजीद कुछ चीजें डिस्कस की जाए। आज के इस वीडियो में हम अवामी लीग की जानिब से पेश करदा 6 नुकात का तज्जिया करेंगे और उसके बाद हम कुछ कोशिश करेंगे पाकिस्तानी अफवाज की वॉर स्ट्रेटेजी को समझें कि हम जो कहते हैं कि हमारे सिपाही मैदान जंग में शिकस्त खा गए, तो उनका जंग लड़ने का क्या अंदाज था? क्या यह कोई संजीदा लड़ाई थी? क्या कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियां थी? फौजी क्यादत की जानिब से गलतियां थी? क्या वजह हुई कि हम बुरी तरह शिकस्त खा गए और हमने हथियार डाले? पहले मौजू के तौर पर मैं गुजारिश पेश करूंगा कि हमें समझना होगा कि उस वक्त अवामी लीग के 6 नुकात को मुल्क तोड़ने की साजिश करार दिया गया। इसकी वजह यह है कि 1971 तक पाकिस्तान में सियासी अमल मुअत्तल रहा। 1946 के इलेक्शन किसी और ही बुनियाद पर हुए थे, इस्लाम और गैर इस्लाम की बुनियाद पर हुए थे। लोग जज्बाती हुए, फजा बनी और कुछ साजिशें हुई और अल्टीमेटली इस्लाम जिंदा हो गया। 1947 में मशरकी पाकिस्तान वजूद में आया, मगरबी पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन जब आपको भूख लगती है तो फिर मजहब, इबादत कुछ देर के लिए दिमाग के साथ शायद ताल्लुक कमजोर कर लेती हैं। जब रियासत ने चलना शुरू हुआ तो रियासत का रुख किसी और तरफ चला गया। रियासत को एक पार्लिमानी जमहूरी रियासत के तौर पर चलाने की बजाय डेस्पोटिक, गासिबाना निजाम में तब्दील किया गया। और बहुत ही जल्द, पहले भी अर्ज किया कि बुरा लगता है, यह कहना बुरा लगता है, लेकिन यह तारीखी सच्चाई है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल पार्लिमानी जमहूरी तर्ज हुकूमत को पिनपने नहीं दिया। उन्होंने गवर्नर जनरल के पास सवाबदीदी इख्तियारात हासिल किए, सूबाई असम्बलियों को तोड़ा और जुबान के मसला पर बहुत ज्यादा संगीन बहरान पैदा किया। बहरहाल, हमें सबसे पहले समझना होगा कि करारदाद पाकिस्तान क्या है। हम रवायती तौर पर बच्चों को तीसरी या चौथी क्लास में करारदाद पाकिस्तान हिफज करवाते हैं, जिसे माजी में करारदाद लाहौर कहा गया था। करारदाद लाहौर यह थी कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके, रियासतें, सूबे मिलकर एक विफाक बनाएंगे। अब इसे समझ लें कि विफाक मुल्कों की मजमूए को कहते हैं, रियासतों के मजमूए को कहते हैं। पाकिस्तान आज तक मुकम्मल विफाक नहीं बन सका और पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी रियासती इदारे एक यूनिटरी स्टेट, वहदानी तर्ज हुकूमत यानी विफाक के पास तमाम ताकतें रखने पर मुसिर हैं। अब यह करारदाद पाकिस्तान की अहम मुतसादम बात है। करारदाद पाकिस्तान बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमानों का आपस में एक अजमाए उम्मत था, एक मुआहिदा था, एक वादा था एक दूसरे के साथ, हम मिलकर किस तरह चलेंगे। हमने पाकिस्तान बनते ही उस पर 4 हरफ भेज दिए। अब अवामी लीग का पहला मुतालबा करारदाद पाकिस्तान को जिंदा करना था। बदकिस्मती यह है कि उस वक्त चूंकि फौजी हुकूमत थी या गैर जमहूरी हुकूमत थी, सियासतदानों को कुचला जा चुका था, सियासत से बाहर कर दिया गया था और वही गासिबाना रवैये थे। तो यह बात आवाम तक या शायद मगरबी पाकिस्तान के आवाम तक समझाना मुश्किल हो गया कि अगर अवामी लीग करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर पर अमल दरामद की डिमांड कर रही है तो इसमें गलत क्या बात है। क़याम पाकिस्तान के वक्त मशरकी पाकिस्तान बतौर एक सूबे के, पंजाब बतौर एक सूबे के, सिंध बतौर एक सूबे के और पख्तूनख्वा बतौर एक सूबे के शामिल हुए। बलोचिस्तान की हद तक कुछ तनाज़ात मौजूद थे, लेकिन बहरहाल उसकी भी एक वहादत थी। अब इनको वन यूनिट बनाना, मशरकी पाकिस्तान की अक्सरियत को खत्म करने की जद्दोजहद करना, यह सब के सब गैर जमहूरी इकदाम थे, इनका कोई जवाब नहीं था। अगर मगरबी पाकिस्तान के लोग, सियासतदान, अवाम गैर जमहूरी ताकतों के सामने मशरकी पाकिस्तान के इस हक के साथ खड़े हो जाते
کہ جمہوریت میں اکثریتی پارٹی کو، اکثریت کے لوگوں کو حکومت کرنے کا اور پالیسی بنانے کا حق حاصل ہے، تو ممکن ہے کہ وفاق پاکستان بن سکتا، وجود میں آ سکتا۔ اب میں آپ کو یہ یاد کروا دوں کہ پاکستان، مغربی پاکستان، موجودہ پاکستان میں پہلی بار قرارداد لاہور کو آئین کا حصہ 18ویں ترمیم میں بنایا گیا ہے۔ تو عوامی لیگ نے اس قدر جلد، جس وقت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یا عوامی شعور اس قدر شاید نہیں تھا کہ وہ قرارداد لاہور کو صحیح طرح سے سمجھ پاتے، اور مغربی پاکستان کو ہمیشہ وری یوڈن کی شکل میں ریاستوں کو جذب کر کے اور ہمیشہ ایک خاص قسم کی حاکمیت قائم کرنے کی جدوجہد کی جاتی رہی، تو یہ ایک غلط عمل تھا۔ ہم قرارداد لاہور کے معاہدہ کے تحت سندھ، بلوچستان، پنجاب، پختونخوا اور اسی طرح مشرقی پاکستان کی یونٹی کو قائم رکھنے اور ان کو ریاست کا درجہ دینے کے پابند تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 1965 کی جنگ ہوئی، جنگ کا بیشتر حصہ مغربی محاذ پر لڑا گیا، لیکن اس کے باوجود جنگ کے دوران مشرقی پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کا ریاستی دفاعی نظام مغربی پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مشرقی پاکستان کو بالکل ایکسپوز چھوڑا گیا اور بین الاقوامی طاقتوں یا چین کے اما پر مشرقی پاکستان پر حملہ سے انڈیا کو روکا جا سکا۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ریاستی وسائل پیدا کرنے کے لیے جب دونوں بازو مل کر کام کرتے ہیں تو پھر دفاع کا حق دونوں بازوؤں کے درمیان کیوں نہیں ہے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کے عوام نے پہلی بار یہ حق مانگا کہ ان کے دفاع کے لیے الگ فوج ہونی چاہیے، ان کی اپنی فوج ہونی چاہیے، یا کوئی ایسا دفاعی نظام ہونا چاہیے جو مشرقی پاکستان کو برابر کا حصے دار بنائے۔ عوامی لیگ کا جو دوسرا نقطہ تھا وہ اسی کے گرد گھومتا تھا کہ پاکستان یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو مل کر ایک ایسا وفاق بننا چاہیے جس میں صرف دفاع اور خارجہ امور وفاق کے پاس ہوں اور بنیادی ڈھانچہ ریاستوں کا الگ الگ ہو، ان کے وسائل آمدنی الگ ہوں، لوکل گورنمنٹ الگ ہو، صوبائی حکومت کو خود مختاری دی جائے۔ خود مختاری کا یہ لیول ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا جو بالآخر 18ویں ترمیم میں لکھا گیا، آئین کا حصہ بن گیا، عمل درآمد اس پر آج بھی نہیں ہو رہا۔ عوامی لیگ کا تیسرا نقطہ جو تھا وہ کرنسی کی بابت تھا۔ مشرقی پاکستان میں یہ احساس ہوا کہ ان کی آمدنی کو اسلام آباد بنانے پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ مغربی پاکستان کے اندر ریاستی اپریٹس ترقیاتی کاموں میں دلچسپی لیتا ہے اور زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اور یہ گلہ اس وقت نہیں، آج بھی موجود ہے۔ موجودہ پاکستان میں بلوچستان کا یہ دعویٰ ہے، سندھ کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے کہ منرلز انتہائی قیمتی جو بلوچستان سے نکلتی ہیں، سندھ سے نکلتی ہیں، پیٹرول، سوئی گیس وغیرہ، یہ سب کے سب وفاق اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں سڑک، ہسپتال، سکول اور حتیٰ کہ سوئی گیس بھی 1988 میں دی جا سکی، اور بلوچستان کے وسیع علاقہ میں آج بھی سوئی گیس دستیاب نہیں ہے۔ تو یہ مطالبہ بھی انتہائی جائز تھا کہ جس علاقہ کی یا جس خطہ کی اگر مشرقی بازو میں کوئی چیز آمدنی دے رہی ہے، پیسہ پیدا ہو رہا ہے، تو ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے، یا ان کی کرنسی الگ کر دی جائے، یا پیسے کی منتقلی کو روکا جائے، وسائل کی منتقلی کو روکا جائے۔ آج ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خطرہ صرف یہ موجود تھا کہ مغربی پاکستان کے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ میں، سرکاری ملازمتوں میں بہت زیادہ اکثریت حاصل تھی، اور پیسہ وہی استعمال کرتے تھے اور خرچ کرتے تھے۔ عوامی لیگ کی جانب سے چوتھا مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ ریاست یعنی وفاق پاکستان ٹیکسز وصول کرتا ہے۔ آج بھی بدقسمتی سے صورتحال ایسی ہی ہے۔ اس وقت یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ تمام وسائل یعنی ٹیکسز صوبائی حکومتیں وصول کریں گی، اور وفاق کو ایک طے شدہ آئینی حصہ مقرر کر دیا جائے کہ کتنے پیسے مشرقی بازو کو دینے ہیں، کتنے پیسے مغربی بازو کو دینے ہیں۔ وفاق صوبائی حصوں سے حاصل کردہ آمدنی پر چلایا جائے۔ پاکستان پوری دنیا کے برعکس ایک مختلف طرح کا نظام چلا رہا ہے جہاں پر وفاقی حکومت تمام ٹیکسز وصول کرتی ہے۔ بلا شبہ 18ویں ترمیم نے اس بات کا تحفظ دیا ہے اور NFC ایوارڈ کو مضبوط کیا ہے کہ آج کے دن ہم زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں
कि सूबाई हुकूमतों को कुछ ना कुछ पैसा जाएगा। माजी में तो ये मिसाल भी नहीं थी। 18वीं तरमीम से पहले विफाक की मर्जी होती थी तो किसी को पैसा देता था, नहीं होती थी तो नहीं देता था। तो मशरकी पाकिस्तान तक पैसा जाना तो नामुमकिन बात थी। इसलिए उनका इंतहाई जायज और मंतकी मुतालबा था टैक्सेस का निजाम, यानी टैक्स कलेक्शन जो है वो सूबाई हुकूमतों के पास हो और विफाक हमारे साथ तय कर ले कि कितने % आमदनी हम उसे उसके जायज अखराजात के लिए देंगे। पांचवा नुक्ता जो था वो बैनुल अक़वामी तिजारत से मुतालिक था। मशरकी पाकिस्तान को ये खदशात थे कि बैनुल अक़वामी तिजारत में उनका जो शेयर है उसके जरिए जो ज़र मुबादला आता है वो पूरे बैंकिंग सेटअप के मगरबी पाकिस्तान में मौजूद होने की वजह से मगरबी पाकिस्तान में रह जाता है। वो ये असूल की डिमांड कर रहे थे कि जो चीज बैनुल अक़वामी मार्केट में मशरकी पाकिस्तान से सेल के लिए की जाए, बैरून मुल्क भिजवाई जाए, बैनुल अक़वामी तिजारत में फरोख्त की जाए, उसकी आमदनी एक दफा पहले कदम के तौर पर मशरकी पाकिस्तान में आना जरूरी है। अब आज आप सोच सकते हैं कि यह भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे यह कहा गया कि मुल्क टूट जाएगा। छठा पॉइंट जिस पर सबसे ज्यादा एहतजाज हुआ वो था कि एक ऐसी मिलिशिया बनाई जाए जो दोनों सूबों की अपनी अपनी जरूरियात के लिए फौज के अलावा हो। अब मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको कभी अमेरिकी सदर के गिर्द, अमेरिकी वज़रा के गिर्द एडीसी या कोई आर्मी ऑफिसर नजर नहीं आता। अमेरिका भी एक विफाक है। कोई फौजी ऑफिसर ना अमेरिकी सदर को सिक्योरिटी देता है, ना उसके करीब होता है, ना उसकी अफालो किरदार की मॉनिटरिंग करता है। जैसा कि इमरान खान कहते हैं कि अगर आईएसआई मेरी मॉनिटरिंग करती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, ये तो मसबत कदम है। ये ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। तो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान की जानिब से यह मुतालबा किया गया कि इस तरह की सिक्योरिटी के लिए अपना एक सिस्टम दोनों सूबे अलग अलग डिजाइन करें जिसमें सूबाई लोग हों। बुनियादी प्रॉब्लम इसमें यही आ रही थी कि फौज पंजाब के 3 अजला या 4 अजला से मुतल्लिक है और ज्यादा से ज्यादा पख्तूनख्वा के कुछ लोग शामिल है। सिंध, बलोचिस्तान और मशरकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं थी। इस वजह से यह डिमांड की गई कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं कि जब 1988 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनती हैं, उन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास था कि फौज और रेंजर्स यानी बॉर्डर फोर्स जो हमारी रेंजर्स है, दोनों में पंजाब की 90% बल्कि 95% अक्सरियत है। लिहाजा शहीद मोहतरमा ने डिसाइड किया कि वो सिंध रेंजर्स के नाम पर एक नया इदारा बनाएंगी ताकि सिंधी अवाम की कुछ ना कुछ नुमाइंदगी वहां तक हो सके। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भी कमाल सोचती है। जिस तरह कराची में हमेशा सिंध हुकूमत का मुखालिफ आईजी की तकर्री इसलिए की जाती है कि कराची पुलिस में पंजाब के दूर दराज अजला से लोगों को भर्ती करने के बाद मुंतकिल करवाया जाए। यह बात नहीं है कि जो पंजाबी कराची में आबाद है उनमें से लोग भर्ती होते हैं, नहीं। कराची में पंजाब से पुलिस भर्ती करके मुंतकिल करवाई जाती है। तो जो भी आर्मी ऑफिसर्स तैनात हुए सिंध रेंजर्स को बनाने के लिए, उन्होंने इसको यकीनदानी बनाया और इसको कंफर्म किया कि कोई भी सिंधी सिंध रेंजर्स में भर्ती ना हो सके। आज सिंध रेंजर्स भी बाकी रेंजर्स फोर्सेस की तरह, पाकिस्तान आर्मी की तरह एक ऐसी फोर्स है जिसमें 90% से ज्यादा लोग पंजाब से भर्ती किए गए हैं, जाली डोमिसाइल पर, जाली डॉक्यूमेंट्स पर। और जो सिंधी मुकाबला के इम्तिहान में उतरे कि उन्हें भर्ती किया जाए, उन्हें मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर नाअहल किया गया, उन्हें मेडिकली अनफिट करार देकर इस तरह किया गया। मशरकी पाकिस्तान की एक इंतहाई जायज डिमांड थी कि या उन्हें फौज में प्रोपोर्शन दिया जाता, क्या में पाकिस्तान की फौरी बाद बंगालियों की तादाद में इजाफा किया जाता, सिंधियों की तादाद में इजाफा किया जाता, पख्तूनख्वा की तादाद में इजाफा किया जाता और फौज को एक मुकम्मल विफाकी यकजहती का रूप दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब जब ऐसा नहीं हो सका तो ये अगली डिमांड उनकी इंतहाई जायज डिमांड थी। अब इसे विफाक के खिलाफ क्यों सोचा गया? क्योंकि कोई एक इदारा या पंजाबी ब्यूरोक्रेसी, खा वो फौज में थी खा वो सिविल में थी, ये लोग इस बात से खौफजदा थे कि किसी भी बात में मशरकी पाकिस्तान के लोग खुद मुख्तार हो गए तो उनके मफादात को नुकसान होगा। जैसे आज दीगर सूबों में जो पंजाबी ऑफिसर तैनात किए जाते हैं वो उसे दुबई समझकर लूटने जाते हैं, और इसी तरह उस जमाना में जो पंजाब से ऑफिसर जाते थे, जैसे जनरल उमर को आप जानते हैं, असद उमर और मोहम्मद जुबैर के वालिद, तो उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने ढाका में बैंक लूटे थे। तो ये सब लोग मशरकी पाकिस्तान ड्यूटी करने नहीं जाते थे, वहां के वसाइल को लूटकर मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल करते थे। इन सब हालात में अर्ज करने का यह मकसद है कि 6 नुकात को उस वक्त गोया मुल्क तोड़ने की साजिश करार दिया गया, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। और दूसरी बात इससे अगली ये थी कि जब भी इन पर डिबेट होती बैनुल अक़वामी यानी
पंजाब सिंध के नुमाइंदे भी उससे डिबेट करते तो मुमकिन है कि इनकी काबिल अमल सूरत आ जाती। मैं अर्ज करता हूं कि मिलिशिया की बात को कि रेंजर्स की सूरत में और FSF की सूरत में शहीद भुट्टो ने इस नुक्ता पर अमल किया था और बाकी मानदा पाकिस्तान में एक ऐसी फोर्स खड़ी करने की कोशिश की कि मुंतखब सदर वजीर आजम को फौज के कू की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, फौज की बगावत की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, लेकिन वो कोशिश बावजूद नाकाम हुई। इस पर कभी और बात करेंगे। 12 अब इसी वीडियो में दूसरा पोर्शन मैंने अर्ज किया था कि जंग कैसे हुई। जंग कहते हैं कि जब अक्टूबर के महीने में इंडिया ने अपनी अफवाज को कलकत्ता और गिरदोनवा में तैनात किया और जंग की कोशिशें शुरू होना नजर आई, तो मशरकी पाकिस्तान में जो 73,000 फौजी मौजूद थे उन्हें बॉर्डर पर फैला दिया गया और वॉर प्लान ये बनाया गया। आप तसव्वुर करें, ये सोचा गया, मैं मिसाल देता हूं कि सियालकोट के मुहाज को समझ लिया, मशरकी पाकिस्तान के शहरों के नाम आपके लिए मारूफ नहीं है, कि सियालकोट के पार दरिया से दूसरी तरफ इंडिया की जानिब पाकिस्तानी फौज का जो दस्ता तैनात था, उसने ये सोचा कि अगर ये तो मैदानी इलाका है और मैं मैदान में खड़ा हूं, अगर यहां पर हवाई जहाज के जरिए इंडिया ने बमबारी की तो हम सब मारे जाएंगे, और दूसरी बात है खुदा न खास्ता शिकस्त हुई तो हमारे पीछे दरिया है तो हमारे पास रास्ता नहीं होगा। इंडिया की फौज अभी 200 किलोमीटर दूर थी कि यह दस्ता अज खुद अपने कमांडर के अहकामात के तहत दरिया के पीछे आ गया। दरिया के पीछे आने के बाद भी इन्हें एहसास हुआ कि यहां भी मैदान है और हवाई हमला हो सकता है, तो उन्होंने मजीद सियालकोट शहर को छोड़कर 20 किलोमीटर पीछे आने का फैसला किया। अब जब उन्हें यह अंदेशा हुआ वहां पहुंचकर कि उनके पीछे तो जीटी रोड है और फर्ज करें कि कश्मीर में से किसी जगह से जीटी रोड पर कब्जा हो गया तो इंडियन फोर्सेस उनके पीछे आ जाएंगी, वजीराबाद में इंडियन फोर्स आ गई तो हम मारे जाएंगे, तो यह सोचकर वो जीटी रोड पर आ गए कि हमें पीछे से हमला ना हो जाए। आप तसव्वुर करें कि 90,000 फौज इंडिया के 3 दिसंबर को हमला से पहले ढाका में इकट्ठी हो चुकी थी कि खुदा न खास्ता उन्हें पीछे से न दबोच लिया जाए। अब 3 दिसंबर को जब हमला होता है तो ये एक दिलचस्प बात है, ये एक तस्लीम शुदा बात है कि नेवी और एयरफोर्स का बहुत छोटा पोर्शन वहां पर मौजूद था मशरकी पाकिस्तान में। तो पहले रोज इंडिया ने हवाई हमला किया और पहले रोज 12 या 13 बार ढाका के एयरपोर्ट पर हमला किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, दुनिया की तारीख के रिकॉर्ड बनाए और इंडिया के कम से कम 12 जहाज गिराए गए। दावा इससे ज्यादा का है लेकिन कम से कम 12 जहाज इंडिया के उस रोज गिराए गए और इंडियन एयरफोर्स पसपा हो गई। रात को ज्वाइंट मीटिंग होती है एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ और जनरल नियाजी की, तो जनरल नियाजी पूछते हैं कि आज तुमने एमुनिशन कितना इस्तेमाल किया, तो एयरफोर्स वाले बताते हैं कि हमने कोई 30,000 राउंड चलाए हैं और हमने माशाल्लाह इतनी बड़ी फतह हासिल की है, दुनिया में दूसरी जंग अजीम में, पहली जंग अजीम में इस तरह के वॉर की, एयर वॉर की मिसाल नहीं मिलती, हमने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। तो जनरल नियाजी तहकमाना अंदाज में बोलते हैं कि इस लिहाज से आपके पास एमुनिशन कितने दिन का बाकी है। पाकिस्तान फौज की लड़ाई का स्टेमिना, वॉर स्टेमिना 15 से 20 दिन का है, इससे ज्यादा लंबी वॉर पाकिस्तानी फौज नहीं लड़ सकती, वसाइल नहीं है। तो जब उन्हें बताया गया कि इस एतबार से हम 20 दिन लड़ सकते हैं या 15 दिन लड़ सकते हैं, तो जनरल नियाजी गरजे, उन्होंने कहा कि अगर जंग 6 माह तक जारी रही तो एमुनिशन तुम्हारा बाप पूरा करेगा, खबरदार। अब जनरल नियाजी ने हुक्म दिया कि अगले रोज से एयरफोर्स 10,000 राउंड से ज्यादा रोजाना इस्तेमाल नहीं करेगी। अगला रोज आ गया, इंडिया ने अटैक किया, 11 बजे तक 10,000 राउंड चलाए जा चुके थे। इंडियन एयरफोर्स ने दोबारा शाम को 4 बजे अटैक किया, अब राउंड चल चुके थे, हुक्म नहीं था कि जहाज फ्लाई करे। इंडियन एयरफोर्स ने ढाका के वाहिद एयरपोर्ट पर हमला किया और ऐसे बम फेंके जो कंक्रीट के रनवे में 10 फुट नीचे जाकर फटते हैं। ढाका का रनवे बेकार हो गया और उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई जहाज उड़ाना मुमकिन नहीं रहा और जिस बर्री फौज को फजाई छतरी दस्तयाब ना हो वो जंग नहीं लड़ सकती। उसके बाद मशरकी पाकिस्तान की फजाओं पर इंडियन एयरफोर्स का राज हो गया और यह कैसे मुमकिन था कि वो रनवे की रिपेयर करने देते, वो मुसलसल हमले करते चले गए और पाकिस्तान एयरफोर्स के उस बकिया एमुनेशन को हथियार डालने से पहले आग लगाना पड़ी। मैं पहली वीडियो में अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान हर मैदान में, पाकिस्तान ने मशरकी पाकिस्तान के महाज पर हर मैदान में मार खाई। पहली बात, हेनरी किसिंजर के बयान को अगर ले लिया जाए कि जनरल याहिया खान तो पहले से वादा कर चुके थे कि वो मशरकी पाकिस्तान को बनाएंगे, तो हमें कुछ यूं नजर आता है कि याहिया खान, यह उस वक्त की फौजी क़यादत था।
अमेरिका और इंडिया एक मुआहिदा के तहत ये जंग का ड्रामा कर रहे थे और जंग का ड्रामा शुरू होने से पहले पहले मशरकी पाकिस्तान में तैनात फौजी और सिविल ऑफिसर्स ने लोगों को कत्ल किया और वहां से वसाइल लूटे और उन्हें मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल किया। अफसोसनाक है, ट्रेजिक है, तकलीफदेह है, लेकिन तारीख का सच यही है। बहरहाल जंग जैसे भी हुई, अब जंग में ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई अजीम मुजाहिद किस्म के फौजी ऑफिसर नहीं थे। बंगला कौम के और पंजाबी कौम के कुछ ऑफिसर्स अपनी फौज से बगावत करके या कम्युनिकेशन की न होने की वजह से वहां पर लड़े और उन्होंने कमाल बहादुरी और महारत का मुजाहरा किया। लेकिन उस वक्त बदकिस्मती थी या तारीख का एक सबक कि तारीख में आज तक वो कौम या वो मुल्क जंग नहीं जीता जिसकी क़यादत फौजी ऑफिसर कर रहा हो। तो पाकिस्तान में 65 में अयूब खान थे, 71 में याहिया खान थे। चूंकि सिविल लीडरशिप दस्तयाब नहीं थी, सिविल लीडरशिप के पास फैसला करने की इस्तेदाद फौजी ऑफिसर से ज्यादा होती है। चर्चिल कहता है कि वॉर इतनी संजीदा बात है, जंग इतनी संजीदा बात है कि इसे जनरल्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये तारीख का एक बड़ा सबक है। बहरहाल मशरकी पाकिस्तान का सकूत हमेशा हमारे लिए तकलीफ दे रहेगा। मशरकी पाकिस्तान हमारा बाजू था, हमारा जिस्म था। बंगाली हमारे भाई थे, हमारे कौमी भाई थे, हमारा हिस्सा थे। हमने उनकी तकरीम नहीं की, हमने उनकी सकाफत की तकरीम नहीं की, हमने उनका हक खाया, हमने उनके साथ जुल्म किया। तारीख गुजर गई, अल्लाह ने उन्हें अलग किया, उनका अलग मुल्क बना और आज वो हमसे तरक्की की ज्यादा मनाजिल तय कर चुके हैं। लेकिन क्या हमने उससे सबक सीखा? क्या 18वीं तरमीम के बाद कराची शहर को विफाक उसका हक दे रहा है? सिंध को उसका बजट दिया जा रहा है? क्या पंजाब के 500 अरब रुपए इस साल विफाक ने नहीं खाए? एनएफसी अवार्ड में धांधली क्यों की जाती है? और वो कौन सी ताकतें हैं जो सूबों से उनका हक छीनकर जाने कहां कहां पर पिज्जा शॉप्स खोल रही हैं? इस सब कुछ को रोकना होगा, मुल्की वसाइल को लूटे जाने से रोकना होगा। सबसे पहले आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना होगा कि जो मिनरल्स जिस सूबा से निकल रही हैं उसके वसाइल पहली तरजीह के तौर पर वहां पर खर्च होंगे। उसके बाद इजाफा शुदा या विफाक की सूरत पे या दूसरे सूबों की मदद के लिए वसाइल वहां से लिए जा सकते हैं। जब तक वो सूबे तरक्की के मायार पर पंजाब की बराबरी नहीं करते या एक लेवल पर नहीं आ जाते, उस वक्त से पहले उन सूबों का बजट दूसरे लोगों पर खर्च करना गलत है और इस बात को तस्लीम करना होगा। तारीख का सबक सकूत ढाका 16 दिसंबर तकलीफ दे पैगाम है। इस पर यकीन करना होगा, इसको मानना होगा, इससे दिए गए सबक को सीखना होगा। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज।